नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे देश में कई राज्य हैं, कई केंद्र शासित प्रदेश हैं और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं। किसी भी राज्य में या फिर यूटी में अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर वहां की जो क्षेत्रीय, स्थानीय जो समस्याएं होती हैं वो एक दूसरे राज्य से भिन्न होती हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि मौका 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का है, इस कड़ी में इससे पहले उत्तराखंड के बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक मैं जरूर आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आप उस वीडियो को कृपया करके देखिएगा। आपको उत्तराखंड के बारे में काफी नॉलेज मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं समय समय पर बनाता रहता हूं, पूरी निरंतरता के साथ मैं बनाता रहता हूं, तो उसके भी आप जरूर मेरे चैनल पर जाकर आप देखिएगा। तो आज मैं इस कड़ी में जो 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इस कड़ी में आज पंजाब की बात करेंगे। दोस्तों, समझेंगे कि आखिर पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, पंजाब की समस्याएं क्या है। पंजाब दोस्तों हमारे देश का एक बहुत ही विशिष्ट राज्य है। जिस प्रकार से हमारे देश के तमाम राज्य, तमाम केंद्र शासित प्रदेश, हर एक इलाका अपनी एक विशेष पहचान रखता है, उसी प्रकार से पंजाब जो एक संपूर्ण राज्य है, पूर्ण राज्य है, वो भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है और एक सीमावर्ती क्षेत्र है। बॉर्डर लगता है पंजाब का पाकिस्तान के साथ। और पंजाब की अगर आप सीमाओं की बात करें या पंजाब की अगर कोई डेफिनेशन दे, तो पंजाब के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पंजाब एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। और जिस प्रकार से आप किसी एक राज्य को, किसी एक, आप कह सकते हैं कि किसी एक परिस्थिति में या किसी एक क्वालिटी से आप उस खांचे में उसको नहीं सीमित रख सकते, उसी प्रकार से पंजाब की भी अपनी कई सारी पहचान है। पंजाब के भीतर भांगड़ा है, पंजाब के भीतर गिद्धा है, पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, पंजाब की पहचान एनआरआईज भी है, पंजाब की पहचान कनाडा भी है, जिसको वहां पर स्थानीय लहजे में, पंजाबी भाषा में कनेडा कहा जाता है। पंजाब की पहचान वहां का युवा है, स्पोर्ट्स है। तो पंजाब की पहचान कर्ज भी है, पंजाब की पहचान आतंकवाद भी है, एक समय पर वहां पर आतंकवाद रहा। पंजाब की पहचान ड्रग्स में डूबे हुए युवा भी है। और पंजाब की पहचान यह भी है कि वहां पर राजनीतिक प्रयोग बहुत सारे हुए लेकिन वो असफल रहे। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों पंजाब के बारे में, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है विधानसभा के। और एक सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 117 कुल मिलाकर विधानसभा की सीटें हैं पंजाब की विधानसभा में। और पंजाब की जो विधानसभा की तारीख है चुनाव की, वो शिफ्ट हो गई है। पहले ये जो चुनाव थे एक ही चरण में होने थे, होने अभी भी एक ही चरण में है, लेकिन डेट में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। पहले ये होने थे 14 फरवरी को, लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है 20 फरवरी को। यानी 20 फरवरी को पंजाब के भीतर मतदान होगा, पंजाब में वोट डाले जाएंगे। कारण यह रहा कि रविदास जयंती जो कि 16 फरवरी को पड़ रही है, इस कारण इसको ध्यान में रखते हुए जो राजनीतिक दल है उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी चुनाव आयोग से कि दरअसल आप, चूंकि पंजाब से बहुत सारे जो लोग हैं वो बनारस जाते हैं और इस कारण चुनाव चूंकि 14 को है और 16 को जयंती है, तो वो वहां पर फिर प्रॉब्लम हो जाता कि आने जाने में दिक्कत हो जाती है और बहुत सारे लोग हो सकता है कि मतदान भी ना करते। इसलिए यहां पर सारी पार्टियों ने एक राय रखी और सभी ने ये डिसीजन लिया और फिर वो गए चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग ने भी इस रिक्वेस्ट को मान लिया। और अब पंजाब में ये चुनाव 20 तारीख को है, 20 फरवरी को। जल्दी से मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। पंजाब में जो नोटिफिकेशन की डेट है वो है 25 जनवरी 2022। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन यानी नामांकन पत्र दाखिल करने की जो अंतिम तारीख है वो 1 फरवरी है, यानी आज की तारीख है। जो जांच की पूरी प्रक्रिया होती है स्क्रूटनी की, उसकी डेट है 2 फरवरी। डेट ऑफ विड्रॉल यानी
अंतिम समय आप किस तारीख तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, वो तारीख है 4 फरवरी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलिंग है, वोट डाले जाएंगे 20 फरवरी को, और मतदान के बाद जो मतगणना है, काउंटिंग ऑफ वोट्स है, वो टेक प्लेस करेगा 10 मार्च को ही, यानी नतीजे आ जाएंगे। विधानसभा का जो कार्यकाल है पंजाब की विधानसभा का, वो 27 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। मौजूदा समय में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी। इससे पहले तकरीबन 4 वर्षों तक दरअसल कमान संभाली कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक नाटकीय तरीके से उनका फिर इस्तीफा होता है, फिर वो पार्टी छोड़ देते हैं। कारण बताया जाता है कि प्रदेश के जो प्रधान है पंजाब के कांग्रेस के, नवजोत सिंह सिद्धू, वो एक बहुत बड़ा कारण रहे। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स के पूरे फेर में कांग्रेस पार्टी जूझती रही, संघर्ष करती रही और झूलती भी रही। लेकिन एक बात है जो पंजाब को बड़ा, एक कह सकते हैं कि एक विशिष्ट केस बनाती है, एक स्पेशल केस बनाती है। उसका कारण यह है कि पंजाब के भीतर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार ऐसे दावेदार हैं जो कहीं ना कहीं कुर्सी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है वर्तमान मुख्यमंत्री और जिस पार्टी की सरकार है पंजाब के भीतर, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उनकी सरकार वापस लौटे। चेहरा उन्होंने अभी नहीं बताया है, लेकिन बहुत बड़ी जो लड़ाई है वो चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको अब 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने को कहा गया है, एक भदौरी और एक उससे पहले जो उनकी पारंपरिक सीट है चमकौर साहिब। नवजोत सिंह सिद्धू भी अमृतसर ईस्ट से ताल ठोक रहे हैं चुनाव में, और इन दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस ने एक प्रकार से मैसेज देने की कोशिश की, और कुछ समय पहले, अभी कुछ दिनों पहले अभी राहुल गांधी भी पहुंचे थे पंजाब, तो वहां पर चन्नी और सिद्धू दोनों साथ में थे। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि हाँ, पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हैं, तो उसको लेकर चन्नी और सिद्धू के बीच में एक मतभेद कह लीजिए, अंतर्कलह पार्टी में है। और यही चीज पहले कैप्टन के साथ हुई थी। जो कैप्टन और सिद्धू का जो गतिरोध था वो इस कदर बढ़ गया कि कैप्टन को, जो कि काफी वरिष्ठ नेता थे, ये भूल जाइए कि अब कांग्रेस के नेता उनके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन ये आप याद रखिए कि एक समय पर उसी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सत्ता चल रही थी, कांग्रेस की सरकार चल रही थी। तो ये बड़ा विषय है, राजनीति खैर संभावनाओं का खेल है। इसमें कौन कब पार्टी बदल ले, कौन कब पार्टी से निकाल दिया जाए, या कौन दूसरी पार्टी में जाकर उनकी बोली बोलने लग जाए, ये सब सामान्य बात है। बहरहाल कांग्रेस में फिलहाल तो चेहरा जो है वो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी की लोकप्रियता पंजाब में अलग अलग जो सर्वेज हुए, पोल्स हुए, उसमें सामने आई है। पहला चेहरा, एक बड़ा चेहरा जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी का है। दूसरा जो चेहरा है वो है दरअसल अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल का। ये एक बड़ा इनका नाम चल रहा है, सुखबीर सिंह बादल का। और अकालीस की जो सरकार रही वो आप ये मानकर चलिए कि 1969 के बाद से एक 2012 में, अगर आप इसका जो एक अपवाद है कि 10 साल लगातार पंजाब में किसी एक पार्टी ने शासन किया, तो वो अकाली दल थे। और इस बार प्रकाश सिंह बादल, जो कि उस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे हैं सुखबीर सिंह बादल, उनका काफी ज्यादा नाम चल रहा है। तो वो अकाली दल की तरफ से एक प्रमुख दावेदार है। और अकाली दल ने इस बार गठबंधन किया है दलित वोटों को साधने के लिए, क्योंकि पंजाब में एक बात आप याद रखिएगा कि पंजाब के भीतर सबसे बड़ी दलित आबादी रहती है। तो पंजाब के भीतर इस दलित आबादी को ध्यान में रखते हुए, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए एक जो पार्टी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी है, हालांकि कई राज्यों में चुनाव लड़ती है, लेकिन प्रमुख तौर पर बेस कह लीजिए या एक पहचान कह लीजिए, वो उत्तर प्रदेश से है। तो मायावती जी की जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, उनके साथ अकाली दल ने इस बार गठबंधन किया। अकाली दल वही पार्टी है जिसने बीजेपी से अपना वर्षों पुराना जो गठबंधन है उसको तोड़ा। किसान आंदोलन उसका प्रमुख कारण बना, और जो मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। और फिर पंजाब में घटक दल जो थे एनडीए के, अकाली दल, और अकाली एक बड़े पार्टनर थे पंजाब के भीतर बीजेपी के। अगर मैं बात करूं, चूंकि वैसे बीजेपी समूचे भारत में आप कह सकते हैं कि एक सीनियर पार्टी है, लेकिन पंजाब के भीतर अकाली दल वहां पर सीनियर या ये कह लीजिए कि बड़े भाई की भूमिका में थे, क्योंकि बीजेपी का कोई अपना वहां पर बेस है नहीं। तो अकालीज इस बार लड़ रहे हैं लंबे समय के बाद बीएसपी के साथ। तो ये हो गया अकाली का। इसके बाद आम आदमी पार्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। पिछले बार की अगर मैं बात करूं विधानसभा की, तो उसमें मुख्य विपक्षी दल का दर्जा आम आदमी पार्टी के पास था। और आम आदमी पार्टी ने अपना जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं वो है
उनकी तरफ से जो घोषित किए गए वो है भगवंत मान। भगवंत मान के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। काफ़ी कलाकार व्यक्ति हैं, वो कलाकार रह चुके हैं, कॉमेडियन रह चुके हैं। तो इस तरीके से उनको घोषित किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर मैं लिहाज से बात करूं तो दरअसल एक पुराने सिपह सलार हैं आम आदमी पार्टी के लिए। और जब बहुत सारे नेताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा तो उस समय भगवंत मान वो चेहरा थे जिनको एक प्रकार से जिन्होंने नहीं छोड़ा और जो साथ चलते रहे। और वो जो सेरेमनी थी, पूरा जो एक अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बात कही कि हमने एक पोल कराया और उसमें कुछ 21 लाख या 20 लाख के करीब कुछ लोग थे। उन्होंने ये चूज किया कि भगवंत मान आपका चेहरा होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का चेहरा होना चाहिए। तो उस पूरी की पूरी कड़ी में भगवंत मान ही अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कमान संभाल रहे हैं पंजाब के भीतर। एक और पार्टनर है जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पीएलसी और अकाली दल संयुक्त सुखदेव सिंह ढींडसा की ये पार्टी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पार्टी है ये दरअसल एक साथ मैदान पर उतरी है। और इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से अब निष्कासित हो चुके हैं, यूं कह लीजिए, निष्कासित गलत वर्ड होगा, उन्होंने इस्तीफा दिया, अपमानित हुए वो काफ़ी ज़्यादा, ऐसा वो कहते हैं। और सिद्धू एक प्रमुख कारण रहा है कि अब कैप्टन उस पार्टी में नहीं है जिस पार्टी की सरकार उन्होंने कई वर्षों तक चलाई। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम आप कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही वहां पर मुख्यमंत्री रहे। लेकिन फिर अब उस पार्टी से वो जा चुके हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और लगातार वो सिद्धू को घेरते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पर थ्रेट बताते हैं, बहुत सारी बातें हैं। यहां पर बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी प्रमुख तौर पर अगर उसकी पहचान कोई है, मैं अभी हाल में क्या वो कर रही है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर हम बीजेपी की आइडेंटिटी की बात करें, बीजेपी की प्रक्रिया, तौर तरीकों की बात करें, मॉडस ऑपरेंडी की अगर हम बात करें, तो बीजेपी बेसिकली हिंदुत्व पर बात करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है। लेकिन पंजाब में यहां पर स्थिति बिल्कुल विपरीत इसलिए क्योंकि पंजाब में बीजेपी का हिंदुत्व वाला प्रयोग या हिंदू मुसलमान वाला प्रयोग या फिर जातियों में बांटने वाला प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहा। इसलिए माफ कीजिएगा, जो बीजेपी है वो इतनी सफल नहीं रही किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। वो हमेशा किसी ना किसी गठबंधन के साथ लड़ती रही और इस बार भी उसका गठबंधन है। लेकिन यहां पर एक विशेष बात यह है कि इस बार बड़ी पार्टी की भूमिका में इस बार बीजेपी है और उसके बाद फिर पीएलसी है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, और फिर शियद यानी शिरोमणि अकाली दल सुखदेव सिंह ढींडसा की जो पार्टी है संयुक्त, वो आती है। कुछ आपको जरूरी बात और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि हम बात पंजाब के चुनावी परिदृश्य पर कर रहे हैं, तो इस धरती ने, पंजाब की धरती ने, जो खेतों की धरती है, जहां फसलें लहलहाती हैं, जहां के किसानों ने भारत का पेट भरने के लिए और रिकॉर्ड प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए अनाज का, फूड प्रोडक्ट्स का अपनी जी जान लगा दी, वहां पर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि किसान आंदोलन की जो प्रमुख, आप कह सकते हैं कि कमान कह लीजिए या भूमि कह लीजिए, वो पंजाब ही थी। और पंजाब के किसानों का उसमें रोल बहुत बड़ा था। और अब आप जानते हैं कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, तो ये भी एक आज की डेट में पिछले 1.5 वर्षों से पंजाब की एक पहचान है। पंजाब ही वो भूमि है जिसने विभाजन का दंश भी झेला और कोई भूल नहीं सकता, जो उस जमाने के लोग हैं या जो आज के लोग जिन्होंने पढ़ाई की है पंजाब के बारे में, वो कभी ये भूल नहीं सकते कि विभाजन के समय क्या हुआ था पंजाब के भीतर। बहरहाल पूरे राज्य के भीतर आचार संहिता लग चुकी है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, ऑब्वियस सी बात है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि पंजाब के बारे में थोड़ी सी बात, कि पंजाब जो शब्द है वो, पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि। और इसमें जो नदियां पंजाब के भीतर बहती हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स में, उसमें सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदी आती हैं। और पंजाब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। 3 इसके आप कह सकते हैं मंडल हैं, 3 डिविजन्स हैं, 3 बड़े बड़े प्रमुख इलाके हैं और उसके अंदर कई जिले हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पर जो जिले हैं वो 22 जिले कुल हैं। मलेर कोटला भी एक जिला बन गया है पिछले साल ही। 3 हिस्सों में ये बटा हुआ है दोस्तों। मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें जो सबसे बड़ा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, वो पड़ता है मालवा। मालवा में 69 सीटें हैं, 69 सीट्स हैं। फिर दूसरे नंबर पर माझा का इलाका आता है, ये 25 यहां पर सीटें हैं। और दोआब का इलाका आता है, दोआबा, जो कि 23 सीटें वहां पर मौजूद है। पंजाब में चूंकि 5 नदियों की भूमि इसको कहा जाता है, तो ये जो इलाके हैं ये नदियों के हिसाब से बटे हुए हैं। कहीं पर 2 नदियां एक
एक इलाके को बांट देती है, कहीं पर एक नदी एक इलाके को, तो उस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां हैं। अगर मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो यहां पर आपको एक बेसिक जानकारी मैं देना चाहूंगा इन तीनों क्षेत्रों के बारे में, जिससे इस यहां पर आप देखेंगे कि मालवा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10 एकड़ से ज्यादा भूमि वाले जो किसान हैं मालवा के भीतर, वो सबसे ज्यादा है पूरे पंजाब में। यानी एक बड़े किसान, आप कह सकते हैं जमींदार कह लीजिए, या बड़े बड़े जो किसान हैं वो मालवा के क्षेत्र में ज्यादा पड़ते हैं किसान। पंजाब की अगर मैं दृष्टि से बात करूं तो वहां पर बड़े किसानों की जो संख्या है 10 एकड़ से ज्यादा जिनके पास भूमि है वो 27.5% की है। दोआबा के इलाके में जहां पर आप कह सकते हैं कि सीटें सबसे कम है, वहां पर 23% ऐसे किसान हैं जो 10 एकड़ से ज्यादा जिनके पास भूमि है। माझा का इलाका जो कि दूसरा सबसे बड़ा इलाका है, 25 सीटें वहां पर हैं। माझा में 17% ऐसे किसान हैं जो 10 एकड़ से ज्यादा जिनके पास भूमि है। मालवा का जो इलाका है दोस्तों, मालवा का इलाका सबसे ज्यादा उस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कुख्यात कह लीजिए कि मालवा के भीतर किसान सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। 1990 के बाद से जो पंजाब के भीतर कुल मिलाकर आत्महत्याएं हुई हैं किसानों ने की हैं, उसमें 97%, 97% जो किसान जो जिन्होंने सुसाइड किया वो मालवा इलाके के थे। और इसी प्रकार से 80% जो किसान जिनकी मृत्यु हुई किसान आंदोलन के दौरान वो भी मालवा से थे। और मालवा ही वो भूमि है जहां पर आप कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का उदय हुआ, किसान आंदोलन ने जन्म लिया। और मालवा के बारे में एक और खास बात मैं आपको बताता हूं कि पंजाब में कुल मिलाकर जो 17 या 18 मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें 2 मुख्यमंत्री इसको छोड़कर वहां पर जितने भी मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे वर्तमान हो इस समय के चन्नी साहब हो या कैप्टन साहब हो या उससे पहले बादल साहब हो, सबके सब मालवा इलाके से आते हैं। तो ये मालवा की अपनी पहचान है। अगर मैं बात करूं दोस्तों माझा की, तो माझा में 5 एकड़ से जो कम क्षेत्र वाले जो भूमि वाले जो किसान हैं उनकी संख्या 58% है। माझा के जो लोग हैं दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल, माफ कीजिएगा, होते हैं। मैं माफी चाहूंगा आपसे। जो माझा के लोग होते हैं वो अनलाइक मालवा और दोआबा के, माझा के लोग एक पार्टी की तरफ वोट करते हैं। और अब बात दोस्तों जो तीसरा जो क्षेत्र है वो है दोआबा का, जो कि प्रमुख तौर पर जहां पर दलित आबादी रहती है, और इसमें 37.4% यहाँ पर दलित आबादी रहती है। 29.3% यहाँ पर माझा में जो दलित आबादी है वो रहती है, और मालवा के भीतर 31.3% दलित आबादी रहती है। 40% सीटें रिजर्व्ड है दोआबा के क्षेत्र में। 27% जो सीटें हैं, पहले 40% और अब इसमें 27% मालवा के भीतर, और 24% जो सीटें हैं वो माझा के भीतर सुरक्षित हैं, आरक्षित हैं, आप कह सकते हैं, दलित आबादी के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं पंजाब के बारे में, तो पंजाब के जो विधानसभा चुनाव जब 2017 में हुए थे, तो 17 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी कांग्रेस पार्टी, जिसने 77 सीटें जीती थी और अपने दम पर सरकार वहां पर गठित की थी, बनाई थी। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी थी जिसने 20 सीटें जीती थी और मुख्य विपक्षी दल वो बनी। बीजेपी और सैड यानी कि शिरोमणि अकाली दल का जो गठबंधन था उसने 18 सीटें जीती, और यहां पर जो मतदान हुआ था वो 77.2% का मतदान हुआ था 17 में। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तब मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताऊं तो आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो एक नए कंटेंडर के फॉर्म में आम आदमी पार्टी उभर कर निकली है पंजाब में। अब यहां पर पंजाब में जो सर्वेस बता रहे हैं वो कई सारे सर्वेस बता रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। अब ये तो समय ही बताएगा, जब 20 तारीख को मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा कि स्थिति क्या है, कि कांग्रेस के काम से खुश है जनता, या जनता चाहती है कि एक आम आदमी पार्टी जो कि नई पार्टी है जिसका दायरा जो है वो दिल्ली तक ही सीमित है, क्या उसको ये मौका देते हैं, या फिर शिरोमणि अकाली दल को एक बार फिर से वापस लेके आते हैं, या फिर बीजेपी, पीएलसी और जो शिरोमणि अकाली दल संयुक्त है उनके गठबंधन को वापस लेकर आते हैं। तो ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन
मोटे मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी का भी गेम वहां पर चल रहा है और काफी ज्यादा नाम वहां पर चल रहा है। कुछ बातें सीटों के बारे में। 117 जो सीटें हैं कुल मिलाकर यहां पर, उसमें जो 34 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 50 सीटों पर दलितों का असर है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक दलित चेहरे को पहली बार पंजाब के भीतर, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि एक दलित सिख हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया ताकि जो ये 50 सीटें हैं जिन पर असर है दरअसल दलित आबादी का, वो काफी ज्यादा प्रभावित कर सके उस तरीके से। पंजाब की अगर दोस्तों मैं बात करूं धार्मिक समीकरण की, तो उसमें सिख सबसे ज्यादा हैं और भारत के भीतर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जो सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। पंजाब के भीतर बहुमत में है वो लोग। तकरीबन आप मानकर चलिए कि 1 करोड़ 60 लाख के करीब सिख वहां पर रहते हैं और ये कुल मिलाकर जो पंजाब की जनसंख्या है उसका 57.69% है। हिंदुओं की आबादी वहां पर दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा है, करीब 1.5 करोड़ वहां पर हिंदू रहते हैं, 40% हिस्सेदारी। मुस्लिम की आबादी वहां पर मुस्लिमों की 1.9% है, 1.9%, करीब 5,35,000 के करीब वहां पर मुसलमान रहते हैं। ईसाइयों की अगर मैं बात करूं तो 1.25%, करीब 3,48,000, 3.5 लाख के करीब वहां पर ईसाई रहते हैं और अन्य जो है अन्य धर्मों को मानने वाले उनकी संख्या 50,000 के कम या उसके अराउंड है। तो ये तो हो गया सारा धार्मिक समीकरण। अब जो मैं आपको दोस्तों बताता हूं वो है दरअसल जातीय समीकरण। जातीय समीकरण आपके लिए जानना जरूरी है। पंजाब के भीतर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर दलितों की आबादी देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं रहती है तो वो पंजाब में रहती है, करीब 32%। और ये जो दलित हैं ये सिखों में भी और हिंदुओं में भी एक प्रकार से समान रूप से वहां पर मौजूद हैं। जाट सिख जो यहां पर मौजूद है, जट सिख जिनको आप कह सकते हैं, वो 25% हैं और लंबे समय से जट सिख ही दरअसल वहां पर मुख्यमंत्री बनते आए थे। तो इनका दबदबा है काफी ज्यादा, ये मजबूत माने जाते हैं। राजनीति की अगर मैं पंजाब की बात करूं, उसके दृष्टिकोण से बात करूं, अनुसूचित जातियों का भी अपना एक महत्व है जिसमें मजहबी सिखों की जो जनसंख्या है वो 26.33% है। फिर रविदासिया और रामदासिया जो समाज है, समुदाय है, वो 20.73% की हिस्सेदारी रखता है। प्रभाव उनका भी काफी है। आदि धर्मियों जो हैं उनकी संख्या जो है वो 10.17% की है और वाल्मीकियों की जो संख्या है वो 8.66% की है। तो ये पंजाब का जातीय समीकरण हो गया दोस्तों, जो कि मैं आपको अभी बता रहा था। इससे पहले आपने देखा कि धार्मिक समीकरण क्या था। अब जल्दी से बात करते हैं दोस्तों पंजाब के मुद्दों के बारे में। वैसे हर एक इंसान के अपने एक मुद्दे होते हैं, हर एक इंसान सरकार से प्रसन्न भी होता है और नाराज भी होता है, कुछ उसकी मांगे होती है जो पूरी नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये 10-12 मुद्दे कुछ मैंने निकाले हैं रिसर्च करके कि आखिर पंजाब के भीतर क्या मुद्दे प्रमुख तौर पर हैं जो जन सामान्य से जुड़े हुए हैं और सबके संयुक्त तौर पर एक मुद्दे के तौर पर चुनाव में बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले तो कृषि आंदोलन का एक मुद्दा जरूर छाया जाएगा और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 22 किसान संगठनों की एक पार्टी है संयुक्त समाज मोर्चा, जिसके मुखिया आप कह लीजिए, जिनका नेतृत्व जो बलबीर सिंह राजेवाल कर रहे हैं, किसान नेता, ये पार्टी भी अपना एक किरदार निभा सकती है अगर किसान एकजुट हो जाते हैं तो। लेकिन इनकी समस्या जो मुझे लगती है वो ये है कि ये प्रतिनिधित्व दरअसल एक ही समुदाय, एक ही समाज या एक ही वर्ग के लोगों का कर रहे हैं, जो कि शायद इनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। शायद ये लाभदायक ना रहे, लेकिन ये भी एक पार्टी है। लिहाजा किसान आंदोलन, कृषि आंदोलन चूंकि पंजाब से उत्पन्न हुआ और पंजाब में आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट लगातार हुए और बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए और इस कड़ी में आप जानते हैं कि पीएम का जो काफिला था वो भी एक फ्लाईओवर पर रुका रहा फिरोजपुर में और फिर उसमें उस समय भी प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन उसकी आप कह सकते हैं कि 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, जो एक बड़ा मुद्दा है। जैसा कि मैंने दूसरा बताया कि पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक, हालांकि इतना बड़ा मुद्दा पंजाब के भीतर नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और उसके गठबंधन जो है वो इस पूरे मुद्दे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है पंजाब में वो है बेअदबी का मुद्दा दोस्तों। बेअदबी का मुद्दा जो है, सैक्रिलेज का मुद्दा जो है, ये काफी ज्यादा है, क्योंकि बेअदबी के मुद्दों पर पंजाब में हमेशा सियासत गर्म रही है और न्याय वहां पर किसी ने नहीं दिलवाया। और मुझे अभी भी याद है कि
जो अकाली दल का जो शासन था उस दौर में भी बेअदबी की एक घटना हुई थी और उसमें न्याय नहीं मिल पाया था, लिहाजा उनकी सरकार चली गई थी। तो बेअदबी का मामला, और अभी कुछ दिनों, कुछ महीने, कुछ हफ्ते पहले इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर अभी 2 घटनाएं हुई थी। एक गोल्डन टेम्पल में हुई थी और एक गुरुद्वारे में हुई थी एक और। वहाँ पर बेअदबी का मैटर हुआ था तो उसमें एक शख्स की हत्या भी हो गई थी, पीट पीट कर दी गई थी। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। फिर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, जो केंद्र सरकार की तरफ से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की जो घोषणा हुई है, वो भी एक हो सकता है मुद्दा बने, जो कि आस्था से जुड़ा हुआ है, जो कि भावनाओं से लोगों की जुड़ा हुआ है। ड्रग्स और नशे का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब के भीतर ड्रग्स और नशे का कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई, युवा बर्बाद हो गए। इसका लोग ये भी बताते हैं कि भाई बेरोजगारी वहां पर बहुत ज्यादा है, जो कि है। तो बेरोजगारी अगला मुद्दा है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान ने पंजाब के भीतर आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए, पनपाने के लिए बहुत सारी फंडिंग भी की और समय समय पर वो ये कोशिश करता है। तो नेशनल सिक्योरिटी और प्लस अभी बीएसएफ का जो ये मुद्दा है कि 50 किलोमीटर के क्षेत्र में उसको हस्तक्षेप करने का, उसको अधिकार मिल जाए, तो पंजाब में ये एक मुद्दा बना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो विषय है वो एक बड़ा मुद्दा है। कर्ज में ये राज्य डूबा हुआ है। 2,81,000 करोड़ रुपए का इसमें कम से कम इस राज्य पर लोन है, जो कि बहुत ज्यादा है। और ये एक बहुत बड़ा विषय है पंजाब के भीतर कि आखिर इस कर्ज से मुक्ति कैसे दी जाए। तो कर्ज में डूबा ये राज्य है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। कांग्रेस की अंतर्कलह, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, तस्करी और अवैध रेत खनन के जो कारण है, वहां पर जो मसले होते हैं, वो भी एक बड़ी भूमिका है। अभी आपने देखा होगा दोस्तों कि माफ कीजिएगा, जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, उनके करीबियों पर ईडी की रेड हुई और उसमें से कुछ करोड़ों रुपए वहां पे मिले हैं। तो ये भी मुद्दा गरमा सकता है, ये भी बन सकता है। प्लस करतारपुर कॉरिडोर जो खुला, वो भी एक विषय है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी, ये भी एक मुद्दा है। और ऐसा भी कहा वहां पर जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो चुनावी वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। तो ये भी एक मामला रहेगा पूरा का पूरा। फिर विक्रम मजीठिया जो है वहां पर, जो कि हरसिमरत कौर बादल, जो कि सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है, हरसिमरत कौर बादल, उनके भाई है विक्रम मजीठिया, उन पर जो कानूनी कार्रवाई की प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो भी एक मुद्दा बन सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि होपफुली वहां पर एक बड़ा प्रभाव डालेंगे और ये पंजाब में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, मैं जानता हूं, लेकिन डिटेल से एनालिसिस में कर रहा हूं। यहां पर एक जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर मैं आपको बताऊं तो 1969 से लेकर पंजाब के भीतर हर बार, उसके बाद से 2012 को छोड़ दिया जाए अगर, तो पंजाब में हर बार सरकार बदली है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि पंजाब भी रिपीट नहीं करता है एक सरकार को लगातार। लेकिन 2007 के बाद फिर 2012 में उन्होंने रिपीट किया था, अकाली दल वहां पर सरकार में आए थे। तो ये एक अपवाद है, इसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उस टाइम जो 10 साल तक अकाली दल शासन में रहे, 2007 से लेकर 12 तक और 12 से लेकर फिर 17 तक, तो इस दौरान वोट शेयर उनको जो मिला था वो 25.24% का 2017 में मिला था। ये मैं आपको बता रहा हूं वोट शेयर्स की बात। आम आदमी पार्टी को उस समय 23.72% का वोट शेयर मिला था। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि जो चन्नी है वो चमकौर साहिब से लड़ रहे हैं और भदौरी सीट से लड़ रहे हैं। सिद्धू साहब जो है अमृतसर ईस्ट से लड़ रहे हैं। सोनू सूद की बहन को भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। गायक जो है सिद्धू मूसेवाला, उनको भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। राज्य में चन्नी और सिद्धू के बीच तालमेल की कमी है, ये किसी से छिपी नहीं है। और इसके कई विषय मैंने नोट किए हैं, जिसमें राज्य के डीजीपी, एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है उसको लेकर हो खींचतान लगातार बनी रही। फिर उसके बाद हालांकि चन्नी को फिर सिद्धू की जो नाराजगी है दूर करने के लिए कदम उठाने पड़े, सिलेक्शन या नियुक्ति जो की उन्होंने उनके हिसाब से की। फिर चन्नी और सिद्धू लगातार कई मामलों में कई दफा उन्होंने अलग अलग बातें भी कही हैं, घोषणाएं भी अलग अलग की हैं। तो ये लिहाजा ये अंतरकलह सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है इस समय कांग्रेस, और देखते हैं कि क्या होता है कांग्रेस का हाल। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें 1 लाख नौकरियां हर साल, स्टार्टअप शुरू करने वालों को ब्याज मुक्त ऋण देना, 8 मुफ्त सिलेंडर देना, 2,000 रुपए की
किश्त देना मासिक, कॉलेज और लड़कियों को दोपहिया, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को दोपहिया वाहन देना। तो इस प्रकार की कुछ घोषणाएं भी पंजाब में एक प्रकार से पार्टियों के द्वारा ये लॉलीपॉप दिया गया है। और उम्मीद यही है कि अगर ये वादा करती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है फ्रीबीज बांटने से बेहतर है कि अगर आप उच्च शिक्षा दें, उच्च स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो दें, वो अगर निःशुल्क हो तो ये चलता है। लेकिन ये सब फ्रीबीज बांटने से आप लोगों की आदत खराब कर रहे हैं, और इससे बेहतर ये होगा कि आप माफ करने से या फ्री करने से बेहतर है आप लोगों को काबिल बनाएं, लोगों के लिए अवसर प्रदान करें, ताकि, और ये तमाम सभी राज्यों के लिए है, ये सिर्फ पंजाब केंद्रित ही नहीं मैं कह रहा हूं, इस सभी राज्यों के लिए बात एक समान रूप से लागू होती है। केजरीवाल ने भी जैसे मुफ्त बिजली का वादा किया, महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात कही हर महीना, दिल्ली मॉडल की वो बात करते हैं। गुजरात का मॉडल देश ने खरीदा था, तब केंद्र में मोदी सरकार आई, अब दिल्ली मॉडल की बात ये करते हैं। पंजाब में देखना ही होगा कि क्या केजरीवाल की इस बात को ये लोग कहते हैं बाई करते हैं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अकालीस जो एक बहुत बड़े एक वहां पर कंटेंडर है, जिनके अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं, प्रकाश सिंह बादल जो कि 5 बार वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जमींदार जो किसान है या ग्रामीण क्षेत्रों में उनका दबदबा है, हिंदुओं ना झिटके इनके, तो इसलिए इन्होंने जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने घोषणा की है कि एक हिंदू बनाएंगे और एक दलित बनाएंगे। तो सारे समीकरण फिट करके बैठे हुए हैं। फिर किसानों की जो पार्टी, उसके बारे में मैंने आपको बताया, बीजेपी, पीएलसी और संयुक्त जो है शियद, उनको ये सोचने की आवश्यकता है कि वो कैसे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से निकल चुके हैं और कैप्टन के बारे में कहा जाता है कि वो रजवाड़े हैं, वो किसी की सुनते नहीं, तो क्या बीजेपी का या इस पूरे गठबंधन का चेहरा क्या वो होंगे, ये आगे जाके पता चलेगा। या बीजेपी अपना, चूंकि बड़ी पार्टनर है वहां पर, तो वो अपना चेहरा लाती है, या शियत की तरफ से कोई लाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन उनके सामने भी चुनौतियां हैं। तो एक प्रकार से पंजाब के भीतर भी समस्याएं बहुत सारी हैं, और जो 3 क्षेत्र हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था उनके बारे में कुछ और जानकारी, जैसे मालवा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभाव रखता है, बड़ा भी है, और अमीर किसान वहाँ पर ज़्यादा हैं, ज़मींदार किसानों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन गरीब किसान भी वहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में है। माझा जो कि एंशियंट पुराने समय के जो गुरुद्वारे हैं उनके तौर पर वो जाना जाता है, धार्मिक जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रहती है। और दोआबा का जो इलाका है वो दलित बहुल है, और एनआरआईज की वहाँ पर अच्छी खासी तादाद है। बहुत सारे लोग जो पंजाब से जाते हैं उसमें मैक्सिमम जो संख्या होती है वो दोआबा के इलाके से होती है, एनआरआई बेल्ट इसको कहा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दलितों की मैं बात करूं, क्योंकि पंजाब में दलित फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कांग्रेस पार्टी का चूंकि जो सीएम है वो दलित है, तो लिहाजा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 41% वोट मिले थे 2017 में, और 23 में से 15 सीटें उन्होंने जीती थी दोआबा के इलाके की अगर मैं बात करूं। और अगर मैं बात करूं कि जो 43% जो दलित हिंदू वोट है वो उनको मिला था, और अच्छा खासा एक पंजाब में दलितों पर एक पकड़ कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। जाते जाते पंजाब की एक डेटा आपको मैं देना और चाहूंगा, जो कि दैनिक भास्कर के हवाले से छपा था, कि पंजाब में 3,21,000 युवा बेरोजगार हैं। दिसंबर 2016 से लेकर उस समय 98,37,000 जो युवा थे वो नौकरी वहां पर करते थे, जो कि दिसंबर 2021 में 95,16,000 हो गए। यानी इस समय 3,21,000 जो युवा हैं वो सीधे सीधे तौर पर बेरोजगार हो गए। 2016 में नौकरी खोजने वालों की संख्या 1,04,00,000 के करीब थी, जो कि 2021 में घटकर 1,03,00,000 हो गई। यानी 1,00,000 लोग ऐसे हैं जो हताश हो गए। तो मोर ओवर पंजाब के भीतर भी समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा, और पंजाब के भीतर गरीबी है। पंजाब का वाटर लेवल जो है वो डाउन जा रहा है, जो भूजल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। पंजाब के किसानों की मांग है कि एमएसपी पर खरीद की जाए। किसान आंदोलन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और पंजाब की कुल मिलाकर एक समावेश करने की मैंने कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद यही करता हूं कि पंजाब में एक मजबूत सरकार बने, एक विकास उन्मुखी सरकार बने, एक स्थिर सरकार बने, ताकि पंजाब का, पंजाबियत का और पंजाब के एक एक नागरिक का वहां पर संरक्षण हो सके, उसके अधिकार सुरक्षित हो सके, और पंजाब के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस किया जा सके। पंजाब केवल गिद्धा, भांगड़ा या कहते हैं कि बैसाखी, लोहड़ी या एनआरआईज या इन सब की पहचान ही पंजाब नहीं है। पंजाब आइलेट से ऊपर है। पंजाब बहुत बड़ा विस्तार है, विस्तृत एक जगह है, और पंजाब की अपनी समस्याएं हैं जो कि कहीं ना कहीं लोग नहीं समझ पा रहे, हमारे राजनेता नहीं समझ पा रहे। और उम्मीद यही करते हैं कि जो बड़े बड़े नेता वादे करते हैं उस पर खरे भी उतरे। इन दिनों आपने इंटरव्यूज कई सारे नेताओं के पंजाब के भी देखे, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन पंजाब की स्थिति अभी भी नाजुक है। कर्ज में ये राज्य डूबा हुआ है, इसीलिए पलायन होता है।
और एग्रीकल्चरल एक स्टेट है, तो यहाँ पर पानी के भी जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। भूजल काफ़ी नीचे जा रहा है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और प्लस अंतर्राष्ट्रीय चूंकि सीमा से जुड़ा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। उम्मीद यही है कि पंजाब के चुनाव में अच्छा चेहरा आए, कोई ऐसा शख्स ही आए, चाहे रिपीट करे या नया आए, जो जनता को बेहतर सुविधा, बेहतर तरीके से वो शासन कर सके, सेवा कर सके, सिर्फ दावे ही ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।